सेक्रेटरी। अब पर्सनल सेक्रेटरी और इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी में फर्क क्या है? फर्क कुछ नहीं है, दोनों काम दो ही करेंगे, ऑल ऑर्डिनरी वर्क्स एंड कॉन्फिडेंशियल वर्क्स। लेकिन दोनों के काम करने के लिए जिसके वो काम कर रहे हैं उसके एम्प्लॉइज, उसके एम्प्लॉयर यानी एम्प्लॉयर जो है, जो मालक है, वो अलग अलग है। पर्सनल सेक्रेटरी में एक मालक रहेगा जिसके लिए दो काम करेगा, सेक्रेटरी वो है एक पर्सन। और इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी के अंदर जो जिसके लिए वो दो काम करेगा, कौन? सेक्रेटरी, वो रहेगा एक ऑर्गेनाइजेशन। कौन रहेगा? और ऑर्गेनाइजेशन को आर्टिफिशियल पर्सन भी कहते हैं। अब कल मैंने आपको एनपीओ के बारे में पढ़ाया प्रीवियस सेशन में, ओके? तो एनपीओ क्या होता है? यस शशंक खैरो, बताओ व्हाट इज एनपीओ? खैरो फटाफट बोलिए। अब्सेंट थे तो फिर क्या मैं आपके घर पे आके पढ़ाऊं? अब्सेंट थे तो मैं क्या आपके घर पे आके पढ़ाऊंगा क्या? तो बेटा नीचे ऑनलाइन बैठ के तुमको मेरे स्टाफ ने कहा था, एक मिनट आप डिफेंड मत करो उसको, लक्ष्य, मैं उससे बात कर रहा हूं ना। जब आपको मेरे इंटर्न्स ने कहा कि आप नीचे बैठ के ऑनलाइन अटेंड करो तो आपका काम क्या है? अच्छा वो क्यों कहे? उन्होंने क्या ठेका लिया? यानी पढ़ाने का ठेका हमने लिया, तुमने पढ़ने का ठेका लिया ही नहीं। मतलब यानी वो बच्चे है ना जो बेटा हाथ पकड़ लिखो, ए बी फॉर सी फॉर, वैसे हो गया। तो वही यानी वही बात हुआ ना, वही बात होता है। तुमको बोलना वो तो हाथ पकड़ के लिखाना हुआ ना बेटा, मैं वही बोल रहा हूं, तुमको बोलना बोले तो हाथ पकड़ के लिखाना हुआ, करके आता। और अभी जो मैं पढ़ाऊंगा उसका क्या? बता फिर एनपीओ। तो वही तो बात है, एनपीओ समझेगा नहीं तो उसका सेक्रेटरी क्या पढ़ेगा? अगर एनपीओ नहीं पढ़ेगा तो उसका सेक्रेटरी क्या पढ़ेगा? मुझे बता। जब तक ऑर्गेनाइजेशन नहीं पता, उसके दो ऑर्डिनरी वर्क्स और कॉन्फिडेंशियल वर्क्स क्या होते हैं अपने को पता होगा क्या? बताओ। फिर एडजस्ट ही करना है तो बोलते मैं पूरा एसपीए की नहीं निपटा था, खत्म विषय। ओके चलता क्या देखो एसपी? हाँ पक्का? चलो ठीक है, सुन ले, ध्यान दे। देख कंपनी के अंदर 2 मिनट में एसपी खत्म करता मैं। कंपनी के अंदर देखो एसपी बोल तो कंपनी की स्टडी है, क्योंकि कंपनी के सेक्रेटरी के बारे में तुमको पढ़ना है, ठीक है? सुन ले, हाँ ध्यान दे। कंपनी के अंदर वो आरओसी रजिस्ट्रार देता है, क्या आता है? हाँ रजिस्ट्रार जो होता है ना, वो एक आरओसी जिसको बोलते हैं, वो एक सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट। वो सर्टिफिकेट मिल गया ना तो कंपनी बन जाती है अपनी दुकान। और कंपनी बन गई तो कंपनी कैसे चलती है इसके बारे में पूरा पता है, बस हो गया मेरा सब्जेक्ट खत्म। इसी को बोलते हैं एसपी, ठीक है? हो गया जुगाड़ू काम, हो गया मेरा 11 खत्म। 12th में क्या पढ़ेगा? कंपनी के सेक्रेटरी, सुन ले, कंपनी के सेक्रेटरी क्या क्या काम करता है उसकी प्रैक्टिस के बारे में सिखाया, खत्म 12th भी। लिख के ना मन से कुछ भी जो भी लिखना है, जुगाड़ी तो काम करना है वैसे भी, है ना? रिजोल्यूशन क्या होता, मोशन क्या होता, लिख के आना वहां पे। बीओडी कौन होता, सीएलबी क्या होता, सेबी कौन होती, शेयर क्या होता, स्टॉक क्या होता, डिबेंचर क्या होता, बॉन्ड क्या होता, नाम बता दिए, हो गया खत्म विषय। इसके बारे में आएंगे, प्रेफरेंस शेयर क्या होता, इक्विटी शेयर क्या होता, फिर इसके बाद इसके अंदर पढ़ो डिपॉजिट क्या होता, पब्लिक डिपॉजिट क्या होता, स्टॉक मार्केट क्या होता, फाइनेंशियल मार्केट क्या होता, वर्किंग कैपिटल क्या होता, फिक्स कैपिटल क्या होता, मनी मार्केट क्या होता, बराबर कि नहीं? बस ये नाम बोलने का एक एक बार, खत्म विषय, सब लिख के ना मिक्स।
जुगाड़ू करना है तो कुछ जुगाड़ी काम करना है ना। तूने क्या बोला? हो जाता, होता कुछ नहीं है बेटा। एक बात सुनो, तुमको यहाँ पे एसपी में सब नए नए नाम सुने, कभी एनपीओ का नाम सुना कि तुमने लाइफ में? फिर मजाक समझ के बैठे हो क्लास को? चलिए, तो स्टूडेंट्स हमने प्रीवियस सेशन में पढ़ा व्हाट डू यू मीन बाय नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। बताओ क्या होता है? ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो रेंडर सर्विस देने के लिए आया हुआ है और जिसका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्निंग करना नहीं है, जो प्रमोट करता है सोसाइटी के अंदर एजुकेशन को, हेल्थ को, स्पोर्ट्स को, सोशल वेलफेयर को, ह्यूमन वैल्यूज को, कल्चर्स को, तो उस ऑर्गेनाइजेशन को अपन बोलते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। और जब उस कोई पर्सन एज ए एम्प्लॉय बनता है, क्या बनता है? एम्प्लॉय, और रेम्यूनरेशन लेता है एनपीओ से। किससे? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से। और वो सारे दो काम करेगा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, सारे दो काम करेगा। कौन कौन से? ऑल ऑर्डिनरी वर्क्स और ऑल कॉन्फिडेंशियल वर्क्स। तो उसी पर्सन को अपन बोलेंगे सेक्रेटरी ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्डिनरी वर्क्स में कौन कौन से होते हैं, कॉन्फिडेंशियल वर्क्स में क्या आता है, ये सब चीजें आज हम थोड़ा बहुत इसके बारे में चर्चा करेंगे। अब देखो, आप लोग जिस भी स्कूल से पढ़े हुए हो, जिस भी स्कूल से पढ़े हुए हो, वो सारे स्कूल एक संगठन चलाती है। एम आई राइट और रॉन्ग? आपने नोटिस किया, जैसे एग्जाम्पल को अभी आपने अगर एलआरटी कॉलेज देख रहे हो आप, तो एलआरटी कॉलेज इज एसोसिएटेड बाय बीजीए सोसाइटी, बेरर एजुकेशन जनरल सोसाइटी। अकोला का जो एलआरटी कॉलेज है, जो टॉप 1 कॉलेज आता है आपके अकोला लिस्ट में, उसमें बीजीए सोसाइटी एलआरटी कॉलेज आता है। बीजीए सोसाइटी के अंडर में सिर्फ एलआरटी नहीं आता है, आरएलटी नहीं, आरएलटी, एलआरटी, उसके बाद ये अकोला लॉ कॉलेज, एसए, सीताबाई आर्ट्स, इतने सारे कॉलेजेस सिर्फ एक संगठन चला रहे हैं। अब वो संगठन के अंदर जिस ऑफिसर को हमने नियुक्त किया है सेक्रेटरी, तो हम कहेंगे वो सेक्रेटरी एनपीओ को चला रहा है। और उसके पास इतने पावर होते हैं कि वो आपकी एडमिशंस को बैठे बैठे कैंसिल कर देता है, और उसका एक सब लेटर, एक साइन अगर जाता है तो वो आपको एडमिशन दिलवा भी सकता है। उसके पास पावर है। क्यों? क्योंकि वो उस ऑर्गेनाइजेशन का सेक्रेटरी है। और उसके पास वो क्या काम करता है? सारे करस्पॉन्डेंट ने अगर कोई थर्ड पार्टी से उसको डील करना है, किसको? कॉलेज को, तो उसके अंदर लेटर के अंदर साइन उसके सेक्रेटरी का ही चाहिए। किसके? वो पूरे बीजीए सोसाइटी का। अब आप देखो, आपका कोई कल्चरल इवेंट होता है कल्चरल इवेंट, तो कल्चरल इवेंट होने के लिए पहले उसके कलेक्टर से परमिशन मांगनी पड़ती है, क्योंकि इतना बड़ा क्राउड इकट्ठा करना और कुछ हो गया तो, इसलिए पुलिस की जो प्रोटेक्शन मिलती है, आप देखो उसके अंदर जब तक के सेक्रेटरी कलेक्टर को लेटर नहीं भेजता, तब तक कलेक्टर राइट ही नहीं है कोई भी इवेंट करने के लिए। इसलिए जब जो भी लीगल वर्क होते हैं, क्या होते हैं? लीगल वर्क में साइन होती है उसके सेक्रेटरी को, इतना बड़ा उसका ओहदा होता है, उसको बोलते हैं करस्पॉन्डेंस, लीगल कम्युनिकेशन, रिटर्न कम्युनिकेशन। जहां भी रिटर्न कम्युनिकेशन की बात आई, वहां पे उसके अंदर साइन उसके सेक्रेटरी की होती है। अब आप देखो, गुरु नानक कॉन्वेंट है, सिंधी समाज का एक स्कूल है, वहां पे भी आप देखो वो एक संस्था चाहता है, सिंध शिक्षण प्रसारक मंडल। सिंध शिक्षण प्रसारक मंडल के अंदर एक पर्सन ऐसा है जो उसका सेक्रेटरी बना हुआ है, उसके अंडर में 4-5 प्रीमाइसेस आती है। गुरु नानक कॉन्वेंट, गुरु नानक विद्यालय, गुरु नानक बालक मंदिर, फिर जूनियर कॉलेजेस, ये सारे प्रीमाइसेस सिंध शिक्षण प्रसारक मंडल के अंदर में आता है। और उसके अंदर जो पर्सन सेक्रेटरी की पोजीशन बैठा हुआ है, वो सारे करस्पॉन्डेंस, सारे फाइनेंस, सारे ऑर्डिनरी वर्क्स, सारे करस्पॉन्डेंस वर्क, किसके साथ क्या मीटिंग करना है, कैसे करना है,
कितनी फीस स्ट्रक्चर तय करना है स्कूल की, ये सारी बातें वो ही तय करता है। समझा आपको क्लियर? तो सेक्रेटरी कोई ऐसे मामूली पर्सन नहीं होता है, वो लेता भले रेम्यूनरेशन है, वो होता भले एम्प्लॉई है, लेकिन उसका लेवल नेक्स्ट टू ओनर होता है। वो अकेला चाहे तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को हिला सकता है। इसलिए इसका पोजीशन बहुत बड़ा है, इसलिए आपको ये पढ़ने के लिए 2 साल दिए हुए सेक्रेटरी प्रैक्टिस। तो होपफुली आपको क्लियर हो गया। तो सिंध शिक्षण प्रसारक मंडल के अंदर आज आपको एनपीओ की, आज आपको एक टास्क दे रहा हूं मैं ऑफिशियली। आपको असाइनमेंट में कोई भी एक एक नाम सबका डिफरेंट होना चाहिए। अगर सेम नाम आया तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा एप्लीकेशन, जो पहले आएगा उसका ही नाम एप्लीकेबल होगा। आपको अकोला की जितनी भी एनपीओ है, क्या है एनपीओ, उन सबके एक एक ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी का नाम सुनो। नेम ऑफ एनपीओ पहले लिखना पड़ेगा आपको। वो कौन से सेक्टर को प्रमोट करता है, सेक्टर कौन सा सेक्टर चाहिए उसको, एजुकेशन, हेल्थ, स्पोर्ट। उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एनपीओ, जो नहीं करके आएगा कल उसको अलाउड नहीं करूंगा मैं, स्ट्रिक्टली बता रहा हूं। जो ये वर्क नहीं करके आएगा, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एनपीओ अलाउड नहीं करूंगा कल, होमवर्क है आपका ये। हाँ, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एनपीओ कब हुआ, उसका ईयर, एस्टेब्लिशमेंट ईयर चाहिए हमको इसका। और उसके एनपीओ के सेक्रेटरी का नाम, सेक्रेटरी ऑफ एनपीओ कौन है वहां पे, और उसके कोई भी 2 काम, वो कौन से 2 काम करता है, नॉर्मल 2 काम, वो आपको नेम ऑफ ऑर्डिनरी वर्क्स एंड कॉन्फिडेंशियल वर्क लिखना है। नेम ऑफ ऑर्डिनरी वर्क्स एंड कॉन्फिडेंशियल वर्क्स, बहुत है, एक एक करके, ठीक है। इतने सारे इंफॉर्मेशन, नेम ऑफ ऑर्डिनरी वर्क एंड एनी 2 वर्क्स, कोई भी 2 वर्क आप लिख के आओगे। और आप नोटिस करोगे जब हम यहाँ पे डाटा कलेक्ट करेंगे ना, तो आपको ऑर्डिनरी वर्क और कॉन्फिडेंशियल वर्क क्या होता है ये आपने प्रैक्टिकली देख के आए। तो इस तरीके का एजुकेशन पढ़ना है, प्रैक्टिकल बेस्ड एजुकेशन। नहीं तो उनको बोलना हमको टास्क आया है, बनने अपना आई कार्ड ले जाना, बोलना कोचिंग क्लास से आए हुए हैं हम, और हमको ये एनपीओ पार्ट है, सेक्रेटरी ऑफ एनपीओ, हमको उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। जो पर्सन सेक्रेटरी होगा उनसे अपॉइंटमेंट लो। क्लियर पिक्चर? पहले जाके एनपीओ में जाना, उस एनपीओ के अंदर जाकर उसका सेक्रेटरी बोर्ड लगा होता है। जैसे आप अगर एलआरटी जाओगे, एलआरटी तो बीजीएस सोसाइटी का सेक्रेटरी कौन है उस पर लिखा हुआ होता है। वो पर्सन को शायद से सेक्रेटरी लॉयर मोती सिंह होता है ना, एडवोकेट मोती सिंह होता है, बहुत बड़े लॉयर है वो अकोला के, बॉस बोलते, बॉस उनको क्या बोलते हैं, हाँ। तो मोती सिंह मोता का ऐसे इंटरव्यू नहीं मिलेगा आपको, उसके लिए पहले अपॉइंटमेंट लेना, उनका नंबर लेना। सर हम ऑर्गेनाइजेशन से आए, हमको सेक्रेटरी ऑफ एनपीओ पढ़ाने को दिया है सर ने, उसका टास्क है, तो आपसे इन्फॉर्मेशन चाहिए, 2-3 नॉर्मल क्वेश्चंस, क्या आप टाइम दे पाएंगे क्या? 10 बोलना, आपके 5 मिनट भी लगेंगे नहीं। और अगर तुमको लगता है कि सर नहीं दे रहे, तो यू हैव पोटेंशियल पावर, आपके पास उतना कन्विंसिंग पावर होना चाहिए। एक कॉमर्स वाले बच्चे के अंदर कन्विंसिंग पावर होना ही चाहिए, क्योंकि कॉमर्स वाला अपनी जबान बेचता है और कुछ नहीं बेचता है वो। समझा क्लियर? तो अरे तुम्हारे पूरा खेल जबान का ही है ना, कॉमर्स वाले के पास और क्या गट्स है, उसको जबान का खेल है पूरा। इसलिए कम्युनिकेशन स्किल अपनी ऐसे डेवलप करो जिससे कन्विंसिंग हो जाए सामने वाला, और कन्विंसिंग पावर होना ही चाहिए। नहीं, मुझे कल ही चाहिए। ओके क्लियर? कल सब यहाँ पे हम ऑर्डिनरी वर्क्स, कॉन्फिडेंशियल वर्क क्या क्या करते हैं वो सब हम यहाँ पढ़ेंगे, और फिर उसको हम क्राइटेरिया करेंगे। क्राइटेरिया सारा फाइनेंशियल वर्क कौन देखता है, वो एनपीओ का सेक्रेटरी। किसके लिए? ओनली उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सारा करस्पॉन्डेंस, अब करस्पॉन्डेंस किसको बोलते हैं? लीगल कम्युनिकेशन। लीगल कम्युनिकेशन राइटिंग फॉर्म में होता है, यानी विद द हेल्प ऑफ नोटिसेस एंड लेटर्स। किस एम्प्लॉय को अपॉइंटमेंट लेटर देना है वो भी उस ऑर्गेनाइजेशन का सेक्रेटरी तय करता है। आपको बता दूं मैं,
जैसे अभी स्कूल में कोई भर्ती होती ना, तो टीचर की जो अपॉइंटमेंट होती है ना, अपॉइंटमेंट, वो भी कौन करता है? उस ऑर्गेनाइजेशन का सेक्रेटरी, उस अपॉइंटमेंट लेटर में उसका साइन होता है। अरे आ रहा समझ में? किसकी सैलरी कितनी फिक्स करनी है ये भी कौन देखता है? वो ऑर्गेनाइजेशन का सेक्रेटरी। तो सेक्रेटरी का पोजीशन बहुत बड़ा है, वो नेक्स्ट टू लेवल होता है। नेक्स्ट टू लेवल यानी क्या? ओनर के बाद सीधा वो ही आता है। अब कार्मल है, माउंट कार्मल भी एक एनजीओ चलाता है, आपको बताऊं मैं, वो उनका एक क्रिश्चियंस का एनजीओ है, मदर टेरेसा के नाम से कुछ तो भी उनका एनजीओ है, वो चलाते हैं और वहीं के फादर्स आते हैं पढ़ाने के लिए यहाँ पे, है ना। तो वहाँ उस एनजीओ का सेक्रेटरी कौन है वो आप देखो, और मुझे उन सबका इंटरव्यू में ये इतने सारे क्वेश्चंस एटलीस्ट चाहिए आंसर। जो नहीं करके आएगा कल स्ट्रिक्टली बता रहा हूँ अलाउ नहीं करूंगा। आपको नहीं देते हैं, आप कन्विंस करो, उसके बाद भी देते नहीं है तो आप मुझसे बात करो, मैं रेडी हूँ बात करने को। क्लियर? और पहले आई कार्ड दिखा दूंगे तो वो समझ जाएंगे एजुकेशनल पार्ट है, वो कोई मना नहीं करता, वो एथिक्स है हमारे। क्लियर पिक्चर? समझा आपको अच्छे से? ओके। प्रोफेशनल्स के एथिक्स होते हैं, और एक ये भी एक प्रोफेशनल रहता है, पर्सन सेक्रेटरी रहता, वाले एम्प्लॉई है लेकिन एथिक्स उसके प्रोफेशनल के है पूरे। क्लियर पिक्चर? समझा क्या? और दूसरी बात बताऊं क्या है, ये एक इंडिपेंडेंट पर्सन होता है। अच्छा एक और बात सुनो, अब कोई भी एनपीओ को जो चलाता है वो 3 या 4 लोग चलाते हैं जिसके पास पूरा मैनेजमेंट होता है, वो उसको बोलते हैं कमिटी। कमिटी क्या बोलोगे? जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी भी एक कमिटी चलाता है, कमिटी, वैसे ही एनपीओ भी एक कमिटी चलाता है। यानी कहा होते बहुत लोग मेंबर हैं लेकिन 3 या 4 लोगों को ऊपर उठाया जाता है कि तुम पूरा मैनेजमेंट संभालो, डिसीजन मेकिंग तुम लो। उसके नेक्स्ट टू लेवल सेक्रेटरी होता है। कौन होता है? अब सेक्रेटरी मेंबर में से नहीं होता है, वो एम्प्लॉय होता है, वो रेम्युनरेशन काम करेगा। क्या करेगा वो? उसको पगार मिलेगी बकायदा रेम्युनरेशन, लेकिन वो 2 काम करेगा। कौन से? ऑर्डिनरी वर्क्स एंड कॉन्फिडेंशियल वर्क्स। क्लियर? समझ में आया आपको? हाँ बोलिए। हो सकता है अगर ऑर्गेनाइजेशन वेल एस्टेब्लिश हो तो सेक्रेटरी का भी सेक्रेटरी होता है, डेफिनेटली वो पीए में आएगा, वो पर्सनल सेक्रेटरी में आएगा ना। फिर सेक्रेटरी का सेक्रेटरी देखो, सुनो, सेक्रेटरी का सेक्रेटरी कौन? सुनो ए प्लीज। हाँ डेफिनेटली, लेकिन मेरे को पीएन चाहिए, मेरे को उसके बारे में चाहिए नहीं, मेरे को इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी के बारे में चाहिए। वो कोई देगा, वो तुम्हारी मैटर है, वो चलेगा, मुझे सिर्फ इन्फॉर्मेशन चाहिए। क्लियर पिक्चर? नहीं मिलती। हाँ अच्छा, इसमें एक और ऐड कर दो, ईयर ऑफ ज्वाइनिंग। ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, ईयर ऑफ ज्वाइनिंग लिखो। ईयर या डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिखा तो चलता है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग, हाँ बोलिए बेटा। बहुत सारे कोचिंग है ना अवेलेबल, ऑर्गेनाइजेशंस, स्कूल से। हाँ लेकिन हमारे यहाँ पे सेक्रेटरी की नियुक्ति नहीं हुई है अब तक, तो हमारे यहाँ पे सेक्रेटरी की नियुक्ति नहीं है, मैं एज डायरेक्टर हूँ यहाँ पे। क्लियर? पूछो उनसे। मेरे को पर्सनल सेक्रेटरी नहीं चाहिए, मेरे को इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी चाहिए। ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, कब कौन से ईयर से उन्होंने ज्वाइनिंग किया। क्लियर? डन? ओके, नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप पढ़ने वाले हैं इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी के अंदर, वो है सेक्रेटरी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब मैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में बता के बोर हो गया हूं। पढ़ाया ना आपको टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। अब मालूम पड़ा मैं टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्यों पढ़ाया। सुनो, अब सेक्रेटरी कौन है? एम्प्लॉय। एम्प्लॉय को समझना है तो पहले उसके एम्प्लॉयर को समझना पड़ेगा, और यहाँ पे एम्प्लॉयर कोई पर्सन नहीं है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है कोऑपरेटिव। चलो अब कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में आप बताओ अमृत, क्या होता है?
टू प्रोवाइड रेंडर सर्विसेज टू मेंबर, ओके, नॉट अर्निंग प्रॉफिट, ओके। आगे बस इतना ही है, मैंने इतना ही पढ़ा तुमको। प्रथम आप बताओ, एक मिनट, बताइए, व्हाट इज कोऑपरेटिव सोसाइटी? पढ़ाया पीछे, एग्जाम्पल देके पढ़ाया तुमको। ओके, हाँ हाँ, ओके, मेंबर्स सिर्फ सर्विस करते हैं, ओके ओके, एक मिनट, हाँ, और जनरली ऐसी ऑर्गेनाइजेशन कहाँ एसोसिएट होती है? कौन सी एरिया में? रूरल एरिया। कौन सी? जहां पे मैंने आपको बताया ना, वीकर सेक्शन को डेवलप करने के लिए जब कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म होता है, बनता है, जो अकॉर्डिंग टू इंडियन कोऑपरेटिव एक्ट के अंदर रजिस्टर होता है और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव एक्ट के अंदर महाराष्ट्र की, और जिसका मेन मोटिव प्रोवाइडिंग सर्विसेज है, रेंडर सर्विसेज, किसको? सभी को नहीं, टू इट्स मेंबर, यानी इसकी सर्विस लेनी है, इस दुकानों की सर्विस अगर लेनी है तो पहले तुमको मालक बनना पड़ेगा। क्या बनेगा? मालक। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को अपन बोलेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी। और कॉर्पोरेट, हाँ, और इसमें टैक्स में इनको कंसेशन मिलता है। और जब कोई पर्सन एम्प्लॉय बनता है, क्या बनता है? और उस एम्प्लॉय बनने के बाद वो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसके लिए? दो काम करेगा, ऑल ऑर्डिनरी वर्क्स एंड कॉन्फिडेंशियल वर्क्स, तो उसी को बोलते हैं सेक्रेटरी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब ऐसे कौन कौन से ऑर्डिनरी वर्क्स है, कौन कौन से वर्क कॉन्फिडेंशियल में आएंगे, ये सब की लिस्ट मैं आपको लिखाने वाला हूं, समझा के भी दूंगा। लेकिन पहले आपको बताओ, कोऑपरेटिव सोसाइटी समझा हुआ है क्या? मैंने आपको टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के प्राइवेट सेक्टर में मैंने आपको पढ़ाया, याद है आपको? हाँ, अब 2 मिनट ध्यान दो, सुनो। हाँ, पूछिए। रिवील नहीं करते, सीक्रेट रखते हैं। देखो, तुमको सिर्फ पूछना है कि सर कोई भी 2 काम बता दीजिए जो आप करते हो। कॉन्फिडेंशियल क्राइटेरिया, ऑर्डिनरी क्राइटेरिया हम से करेंगे यहाँ पे। तुमको सिर्फ 2 काम दिखाने हैं उसके, बस। जैसे बोल दिया कि मैंने स्कूल का फाइनेंस में संभालता हूं, तो देखो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या रहूंगी वहां पे। फिर कोई बोलेगा तुमको कि ये स्कूल में ना नियुक्ति मैं करता हूं सबकी, अपॉइंटमेंट्स, तो लिखो अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट, हो गए 2 काम। फिर कोई हॉस्पिटल में बोलेगा, हॉस्पिटल में जाओगे तो बोलेंगे कितना किसका फेयर है, ये पूरा मेरे पास है, तो फेयर मैनेजमेंट आप, फाइनेंशियल मैनेजमेंट आप देखोगे। यानी कितना ट्रेजरी है, ट्रेजरी यानी क्या होता है? अंदर, अपने अंदर भंडार पड़ा हुआ है पैसा, वो सब मैं देखता हूं, तो ट्रेजरी जो आ गया ये कॉन्फिडेंशियल वर्क हो गया। फिर वो बोलूंगा कि सारे बाहर से लीगल कम्युनिकेशन मैं करता हूं, राइटिंग में कुछ इवेंट होता है या कुछ भी होता है तो मेरे राइटिंग में मैं नाम से आता है, सेक्रेटरी भेजता है कोई भी। तो इन शॉर्ट क्या हो गया? वो करस्पॉन्डेंस, क्या बोलेंगे इसको? अभी इस एग्जाम्पल देखो, अभी कोई बच्चा यहाँ पे टर्मिनेट होता है, टर्मिनेट क्या होता है? टर्मिनेट। अब टर्मिनेट के अंदर एक्चुअली एनपीओ के रूल्स के अकॉर्डिंग किसी बच्चे को अगर टर्मिनेट किया जाए तो उसके अंदर साइन, लेटर साइन में सेक्रेटरी की साइन चाहिए होती है। अब वननेस में नहीं है सेक्रेटरी, तो फिर डायरेक्टर चलता है, डायरेक्टर फिर चलता है। लेकिन पहला प्रेफरेंस किसको दिया है? सेक्रेटरी को। मेरा कैबिन है बेटा, हाँ, समझा आपको? क्लियर है? तो कहने का मतलब क्या है? तो अच्छा, एक और बात सुनो, बहुत सारे स्कूल में प्रिंसिपल भी है जो सेक्रेटरी बनता है, क्योंकि वो सोसाइटी के अंदर वो एज अ पार्टिसिपेट करता है मैनेजमेंट के अंदर। जैसे आप देखोगे तो मेरे ख्याल से सिंध शिक्षण प्रसारक मंडल के अंदर शायद मीरा आहूजा मैडम वहां के सेक्रेटरी है। किसके? तो उनका टाइटल प्रिंसिपल भी है और उनका टाइटल एज ए सेक्रेटरी भी है। समझा आपको? क्लियर? समझा क्या? हाँ, जगदीश नहीं आता क्या?
तो बाहर क्या हुआ है? हाँ अच्छा ठीक, अकोला में है पक्का, ठीक है, समझ में आपको क्लियर? तो इस तरीके से आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। अच्छा अब जैसा कॉर्पोरेट सोसाइटी वैसे उसका एम्प्लॉय, और वैसे दो वर्क, ऑर्डिनरी वर्क एंड कॉन्फिडेंशियल वर्क। अब मैंने आपको बताया था कॉर्पोरेट सोसाइटी अलग अलग टाइप से चलती है, लेकिन जितनी भी टाइप चलेगी उनका मेन मोटिव क्या है? प्रोवाइडिंग रेंडर सर्विसेज। कौन सा? टू इट्स मेंबर्स, नॉट अर्निंग प्रॉफिट। अब मैंने आपको उसमें दो टाइप के कोऑपरेटिव सोसाइटी मैंने आपको बताया था, तीन कौन कौन सा? पहला था क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो आपस में तुमने लड़कियों ने बांधा था हर महीने का, याद है कुछ तुमको? और दूसरा बताया था हमने कोऑपरेटिव स्टोर। अरे कोऑपरेटिव स्टोर सिखाया था तुमको मैंने कि नीचे वो किराने की दुकान खुला के कराया था। और तीसरा मैंने आपको सिखाया था वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा वाला, हाउसिंग सोसाइटी, है ना, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। तो ऐसे कोऑपरेटिव सोसाइटी अलग अलग एक्टिविटी परफॉर्म करती है, और जैसी एक्टिविटी वैसा उसका टाइप, लेकिन करना चाहिए उसको बिजनेस में से कोई एक्टिविटी। देखो कोऑपरेटिव और एनपीओ को बहुत लोग मिक्स कर लेते हैं, कोऑपरेटिव और एनपीओ को बहुत लोग मिक्स नहीं करना। पूछो क्यों? देखो मैं आपको बता रहा हूं उसके अंदर सिम्टम्स क्या है। कोऑपरेटिव सोसाइटी भले प्रॉफिट अर्निंग के लिए नहीं करेगी, लेकिन वो करेगी कोई तो बिजनेस एक्टिविटी में से कोई, यहाँ तो इंडस्ट्री, यहाँ तो कॉमर्स। देखो जितनी भी कोऑपरेटिव बैंक है क्या कर रही है? बैंकिंग कर रही है। बैंकिंग किस में आता है? बिजनेस की एक्टिविटी में। एड्स टू ट्रेड है ना। फिर आप देखो हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी करती है, वो एक प्लाट खरीद कर घर बनाकर वो कम भाव में घर देती है। तो बताओ इट्स अ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, क्या बोलेंगे इसको हम? इंडस्ट्री कर रही है। फिर हमने देखा कोऑपरेटिव स्टोर, यहाँ पे ट्रेडिंग करके अपन ने, तो हम ट्रेड कर रहे हैं। वो उस दिन एग्जांपल दिया, एक सोसाइटी के अंदर सब लोग रहते हैं। तो इन शॉर्ट एनपीओ में और शशांक कोऑपरेटिव में फर्क क्या है? तो एनपीओ कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं करता, एनपीओ वो ऐसी एक्टिविटी करता है जो हेल्थ, एजुकेशन, स्पोर्ट, कल्चर इससे रिलेटेड है। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी कर रही क्या है? देखो बिजनेस की कोई तो भी एक्टिविटी, या तो इंडस्ट्री या तो कॉमर्स। और जब उसका एम्प्लॉय दो काम करेगा उस ऑर्गेनाइजेशन में, किसके लिए? कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए, सारे ऑर्डिनरी वर्क्स और सारे कॉन्फिडेंशियल वर्क्स, तो उसको बोलेंगे हम सेक्रेटरी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब बोलेंगे सर बार बार एक ही चीज चिपका रहे हो, ऑर्डिनरी वर्क्स, कॉन्फिडेंशियल वर्क्स। ये ऑर्डिनरी वर्क्स में और कॉन्फिडेंशियल में आते क्या क्या है वो तो बताओ, सही कि नहीं? उसके बारे में आगे हम चर्चा करने वाले हैं। कब नहीं, जब मैं अभी आपको ये जो टाइप सारे पढ़ा दूंगा ना आपको कंपनी छोड़ के, तो पहले उतना पार्ट हम यहाँ पे लिखेंगे मिलके, यहाँ पे हम पूरा उसको लिखेंगे, अपनी नोट्स बनाते हैं। मैंने कर रहा हूँ, मैं वही तो बोल रहा हूँ, एसपी की आपको प्रिंटेड नोट्स नहीं मिलती है, हाँ यहाँ पे हम खुद क्रिएट करते हैं वो नोट्स। 12th में मिलती है, 11 में क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि तुम्हारी क्रिएटिविटी पैदा करनी है, और 12th में उतना टाइम नहीं होता है। एक बार तुमको लिखने की कला आ गई, क्या गई? तो फिर 11 क्या फाइनल ईयर रहे, तुमको समझ के लिखना ही है सिर्फ। और जो आपको प्रिंटेड नोट्स 12th में मिलेगी मेरी, वो सिर्फ रेफरेंस काम करेगी। क्या करेगी? देखो हमारी स्ट्रेटेजी जो है ना कोई आज आई भी नहीं है, बहुत इम्प्लीमेंटेड है, इम्प्लीमेंटेड रिजल्ट मिला हुआ है, टेंशन लो मत। तो ऐसे कोई नया नवेली स्ट्रेटेजी में आपके सामने रख रहा नहीं, क्लियर? और ये जो भी हम चीजें करते हैं ये कोई ऐसा नहीं होता कि आए और शुरू के, सब बाय प्लानिंग होता है हमारा। क्या होता है? बाय प्लानिंग। तो डोंट वरी। अब देखो सुनो, तुम्हारी क्लास में टाइम है, आप देखो बता रहा हूं मैं आपको, अभी जो 12th में बैच गई है ना, कौन सी बैच? जो अभी ऑनगोइंग बैच है, उसमें उन्होंने लिखना सीखा ही नहीं था, क्योंकि टाइम ही नहीं था। उनकी बैच कोरोना की वजह से लेट शुरू हुई थी, उसकी वजह से 11 तो मुझे टाइम पे खत्म करना है, क्योंकि 12 का पोर्शन वास्ट होता है बहुत। तो मैंने सिर्फ उनके कंसेप्ट के किए थे, लिखाया नहीं था उनको। और आज उनको नौबत ऐसे आ रही है कि उनको लिखते नहीं आ रहा। सर हमको समझ जाता है लेकिन लिखते नहीं आता। तुम्हारे पास टाइम है तो हमको लिखने की कला सीखनी है। हो सकता है तुमको बहुत बोरिंग पार्ट लगे, लेकिन कोई इंटरटेनमेंट तो ना है अपन यहाँ पे,
अपन यहाँ पे अपने आप को अपग्रेड करने आए। क्या करने आए? हाँ, तो कभी कोई लेक्चर ऐसा होगा जो आपको बहुत बोरिंग जाएगा, तो उसमें हमको वो चीज तो नहीं है, हमको अपने आप को इन्वॉल्व करना है। करना है, अगर तुमने अपने आप को इन्वॉल्व किया है, इन्वॉल्व पार्टिसिपेशन यहाँ किया है तुमने, तो ही तुम 12th में लिख पाओगे। बता रहा मैं क्लियर? तो जब मैं तुमको लिखने की कला सिखाऊंगा ना, लिखने की, हम यहाँ पे नोट्स बनाते हैं, तो तब हम लोग यहाँ पे पॉइंट्स खुद के बनाते हैं, खुद के। और एक बार तुमको वो चीज आ गई कला, तुमको सिर्फ समझना है, लिखना तुमको आता है कुछ भी। यही स्ट्रेटजी हम 11 में खेलते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम है। 12th में नहीं होता है हमारे पास टाइम। समझा के क्लियर? चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट टाइप, वो है सेक्रेटरी। अच्छा, कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर मैं क्यों नहीं रुक रहा हूं, पूछो, क्योंकि ये हो चुका है हमारा। ओके, अब हमारा टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑनर्स में प्राइवेट सेक्टर का लास्ट टाइप था हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी। याद होगा अगर आपको तो इसमें हमने पढ़ा हुआ है। अब ऑर्डिनरी वर्क्स कॉन्फिडेंशियल कौन कौन से हम पढ़ाएंगे हम आपको। जैसे एग्जांपल देखो, कोऑपरेटिव के अंदर फाइनेंस मैनेजमेंट वो सब करता है पूरा, करस्पॉन्डेंस वो करता है पूरा। फिर उसके बाद अब करस्पॉन्डेंस मतलब क्या होता है, एम्प्लॉइज की अपॉइंटमेंट वो करता है, मीटिंग्स फिक्स वो करता है, कमिटी मीटिंग्स भी वो करता है। हाँ, कमिटी मीटिंग्स में कौन होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी मैनेजमेंट कौन करता है, मेंबर्स। अब सारे मेंबर्स करते क्या, सभी को दिया तो छाती पे आके बैठ जाएंगे, तो कुछ मेंबर में से कुछ सारे मेंबर्स, कुछ मेंबर्स को ऊपर सिलेक्ट करते कि तुम हमारे रिप्रेजेंटेटिव, कौन हो तुम्हारे, और उनको अपन बोलते हैं कमिटी। क्या बोलेंगे, कमिटी मेंबर्स। जैसे अभी उस दिन आपको एग्जांपल दिया आपको कि उस दिन वो गर्ल्स का एग्जांपल दिया आपको। गर्ल्स में 3 लोगों को मैंने यहाँ पे कमिटी मेंबर बनाया था, अगर तुमको मालूम होगा तो। गर्ल्स में उस दिन मैंने आपको वो शादी के बारे में, किसकी शादी थी, हाँ, सोनल की शादी थी, और सोनल की शादी के लिए लोन चाहिए था उसको, तो वो कोऑपरेटिव सोसाइटी से ही, अपने ही कोऑपरेटिव सोसाइटी से उसने लोन लिया था। लेकिन लोन का अप्रूवल कौन देगा, कमिटी मेंबर्स। और कमिटी मेंबर्स कौन है वो भी मेंबर्स ही, लेकिन अब सारे मेंबर्स को अगर मैनेजमेंट में धक्का देने का राइट दिया ना, तो दिंगाड़ा हो जाएगा, दिंगाड़ा पूरा, यानी क्या हो जाएगा, पूरी खिंची हो जाएंगी। कोई बोलेगा आओ दो, कोई बोलेगा नहीं दो। तो इसलिए सारे मेंबर्स ने बोला कि तुम हमारे प्रतिनिधि बनो। क्या बनो, प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि। जैसे मोदी जी कौन है, हमारे प्रतिनिधि है। अरे हमारे रिप्रेजेंटेटिव, हम लोग इलेक्ट करते हैं उनको, तो वैसे यहाँ पे सारे मेंबर्स कमिटी मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करते हैं वोटिंग से। कैसे, और वो फिर उनको बोलते कि तुम मैनेजमेंट को करो। और वो मैनेजमेंट जो करता है वो नहीं करता है, वो सिर्फ डिसीजन लेते हैं। सही मायने में पूरा मैनेजमेंट करता है सेक्रेटरी। कौन करता है, हाँ। अब जैसे उस दिन मैंने आपको उस दिन की क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी तो मैंने पढ़ा था, उसमें 3 लोग कमिटी मेंबर थे। कौन कौन थे, रेणुका, प्राची और मुस्कान। अब ये लोग सिर्फ, अब बात मालूम है, ये लोग सिर्फ आएंगे जिस दिन कोई डिसीजन लेनी हो, तो बाकी पूरा मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन का पूरा मैनेजमेंट कौन करेगा, सेक्रेटरी। कौन करेगा, उसमें सारे वर्क है, सारे। कुछ वर्क्स रूटीन वर्क रहेंगे जो रोज करना है, और कुछ वर्क ऐसे वर्क होते हैं जो सीक्रेट वर्क होते हैं, युवराज अगर वो रिवील हो गए तो वो अपने लिए हानिकारक है, उसको बोलेंगे अपन कॉन्फिडेंशियल वर्क। क्या बोलेंगे, और वो वर्क्स अगर रिवील होते हैं तो अपने लिए हानिकारक है, इसलिए वो यहाँ पे दोनों काम बैलेंस करता है उसका सेक्रेटरी। अब उस दिन अपन ने पिक्चर में सेक्रेटरी बनाया था, पूछो क्यों, क्योंकि अपने को सेक्रेटरी वर्ड ही नहीं पता था, अपने को सेक्रेटरी। हाँ, अब यहाँ पे एक और टास्क दे रहा हूं आज आपको मैं, चाहे तो परसों का टास्क दे लो, कल नहीं परसों। अभी तुमको घूमना ही है बाहर, एक्सप्लोर ही करना है, नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। ये यहां बैठ के इस 2 दीवारी के अंदर तुम लोग एजुकेशन नहीं सीख सकते हो भाई। हाँ, 4 दीवारी के अंदर, ठीक है, 4 दीवारी, हाँ बराबर। सुनो, परसों का क्या है, कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी की ऑर्गेनाइजेशन आने का, फिर वो कोऑपरेटिव बैंक हो, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, कोऑपरेटिव स्टोर हो, कोई भी बैंक में जाने का, कोई भी। जनरली आपको बैंक ही मिलेगी अकोला में मैक्सिमम,
बहुत सारी कोऑपरेटिव बैंक्स है, सिंधु कोऑपरेटिव बैंक है, अकोला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, जनता कोऑपरेटिव बैंक है, और कौन सी है, वाशिम कोऑपरेटिव, जो भी, हाँ होगी होगी, आराम से होगी। और बैंक नहीं तो और कोई स्टोर होंगे, कोऑपरेटिव स्टोर, है ना। अरे कोऑपरेटिव सोसाइटी बहुत सारी एक्टिविटीज करती है, इंडस्ट्री में भी जा सकते हो, कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज भी होती है, सॉरी कोऑपरेटिव, हाँ तो बेटा बस बोर्ड पढ़ने का कोऑपरेटिव लिखा होता है, कोऑपरेटिव। एक्सप्लोर कैसे होगा नॉलेज, इधर बैठ के कुछ नहीं होगा, मेरे को टारगेट चाहिए कंप्लीट पूरा। लिखो 500 का टारगेट लिखो, नहीं तो अभी गया है बात तो लिख लो ना, लिखो नेम ऑफ कोऑपरेटिव, नेम ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ओके। टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, कौन सा टाइप कर रहा है वो, अब इंडस्ट्री कर रहा है कि कॉमर्स, कॉमर्स में कौन सा, ट्रेड की 8 ट्रेड, 8 ट्रेड में कौन सा, ट्रांसपोर्टिंग, ये सब करते हैं, सब ये करते हैं, टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। फिर यहां पे एस्टेब्लिशमेंट ईयर, एस्टेब्लिशमेंट ईयर, ओके। फिर रहेगा, एक मिनट शांत, हाँ एक मिनट रुको, ये मैंडेटरी नहीं है, दिया तो देखिए, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, फोटो ऑफ रजिस्टर सर्टिफिकेट, अगर उसने दिया तो देगा बेटा, बाहर ही लगा हुआ होता है, हाँ। इनको इसको इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट दिखाते हैं, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट है, उस पर लिखा हुआ रहेगा, देखना उसमें लिखा हुआ रहेगा इंडियन कोऑपरेटिव एक्ट 1912 लिखा रहेगा उसके अंदर। हाउ इमेज ऑफ बेटा तुम्हारे एक्सप्लोर के लिए कर रहा हूं, देखो सुनो, पता है क्या, एक मिनट सुनो, देखो, द बेस्ट एजुकेशन इज अ प्रैक्टिकल एजुकेशन। मेरे हिसाब से जब तुम वहां एक कहीं पे भी विजिट करने से अच्छा ये विजिट पढ़ते हैं, कहीं भी विजिट करने के अच्छा ये विजिट पढ़ते हैं। अच्छा एक और बात, इसमें मेरे को एक और चाहिए, इमेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट, और यहां पे ओनर एक नहीं होता ना बेटा, यहां ओनर्स होते हैं, अरे मेंबर्स पे तो अलग, यहां एक होगा तो होता क्या, कोऑपरेटिव सोसाइटी कोई एक गिना चाहता क्या, अरे जो यहाँ का मेंबरशिप लिया वो ओनर बन गया ना, वो सेक्रेटरी एम्प्लॉय होता है, एम्प्लॉय, ओनर नहीं, लेकिन वो मैनेजमेंट पूरा संभालता है, उससे खुद का कैबिन होता है, कैबिन, जाओगे ना अभी देख के ना उसका औहदा क्या होता है, ये तुम जिसको मजाक समझ रहे हो ना, मजाक, देखो उसका क्या स्टेटस है, हाँ। और इमेज ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, अरे बाहर से इमेज निकाल के आना, खत्म, इसको पूरा पीडीएफ फॉर्मेट में बना के रिप्रेजेंटेशन करना है। अगर परसों नहीं हुआ तो परसों के बाद जब तक नहीं होगा तब तक आना नहीं, करते बैठो ऑनलाइन, जब तुमको तुम्हारी नहीं पड़ी तो मेरे को तो बिल्कुल नहीं पड़ी तुम्हारी, फिर चलो ओके, हाँ। अब यहां पे नेम ऑफ
बेटा पीडीएफ फॉर्मेट में पूरा उसको बनाना, फोटो वोटो सब डाल के, और फिर उसको अपलोड करना। ये असाइनमेंट में आएगा आपको ऐप में। असाइनमेंट हर साल मिलता है बच्चों को, सिर्फ आपको नहीं मिल रहा है। मैं आपको दिखाता हूं कैसे। एक डेमो देख लो। आपस में बातें बंद करो, एक बार देख लो डेमोन्स्ट्रेशंस, क्योंकि सिर्फ आपको नहीं मिलता है, हर साल सबको मिलता है। एक मिनट, ये देखिए, ये उसने एक पॉइंट दिया है, सिर्फ उसका असाइनमेंट है। ऐसे बहुत सारे जितने भी जो भी असाइनमेंट होती है, एक मिनट ध्यान दो, लिमिट में रहो। ये डिमांड ऑफ इनवॉइस दिया उसने। अब इसमें और भी असाइनमेंट्स हम देखेंगे, तो इसमें मिलता है असाइनमेंट्स, मैंने दी हुई है इनको भी, सोल ट्रेडिंग कंसर्न की। यू कैन एक्सटेंड सबमिशन डेडलाइन अलाउ द, ओके ओके, एक मिनट, एक मिनट, दूसरी पेज लिखते एक बार। बेटा शांत बैठो, क्या है ये? आपको असाइनमेंट्स में आएंगे, ओके? तो क्या करना है, आपको पीडीएफ बना के इसमें अटैच करना है पूरा। इससे क्या होगा, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स भी आ जाएंगी, और ये ऐसे इमेज आपका डाउनलोड अपलोड होता है। मैंने पिछली बार सोल ट्रेडिंग कंसर्न का दिया था, अभी खुल नहीं रहा है ओपन, ठीक है? तो ऐसे करके आपको यहाँ पे हम डिस्प्ले कर सकते कल का, तो ये असाइनमेंट में आपको सबमिशन का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, समझा आपको क्लियर? हाँ सुनो, अब कोऑपरेटिव सोसाइटी किसको बोलेंगे? 2 मिनट ध्यान दो, इसकी मीनिंग कैसे लिखेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी की, बताओ। अच्छा पहले सेक्रेटरी ऑफ एनपीओ लिखे, चलो लिखो एनपीओ का मीनिंग कैसे बनेगा बताओ। अरे एनपीओ नहीं, सेक्रेटरी ऑफ एनपीओ। अ पर्सन who appointed as an employee by एक मिनट, who appointed as an employee and get remuneration from a person, देखा, appointed as a person appointed as employee and get remuneration का मतलब क्या होता है? उसके बदले में जो काम करने को मिल रहा है उसको रेम्यूनरेशन, देखा आपने, एंड गेट रेम्यूनरेशन फ्रॉम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन,
नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्क एज both that is all ordinary, है ना, ordinary and confidential work for non प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और ब्रैकेट में लिखो एम्प्लॉयर। इज नोन एज, क्या बोलेंगे, सेक्रेटरी ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो आज आपको एनपीओ के बारे में सर्च करना है और कोई भी 2 काम लिख के आना है। अच्छा, एक और बात सुनो, अब इसमें ना एनपीओ के अंदर एक और कर दो, इमेज। अरे इमेज खींच के आने का बाहर से, कहां से आए, नहीं, इमेज ऑफ एनपीओ, इमेज ऑफ एनपीओ आएगा यहाँ पे। अच्छा सुनो, प्रेजेंटेशन हर कोई अपने अपने हिसाब से बनाएगा। अगर मुझे किसी का भी प्रेजेंटेशन कॉपी पेस्ट लगा, रिजेक्ट कर दूंगा। ग्रुप में नहीं, आपको असाइनमेंट सबमिट करनी है। असाइनमेंट में अपलोडिंग का ऑप्शन आएगा आपको, लेकिन अपलोडिंग के लिए सिर्फ एक ही पीडीएफ बनाना, पूरा पीडीएफ फॉर्मेट में बना के, पूरा यानी नेम वगैरह सब इंफॉर्मेशन पूरा एक में लिख के, फोटोज भी एक ही पीडीएफ में आना चाहिए पूरा। हाँ, फोटो चाहिए ना मेरे यहाँ पे, इमेज ऑफ एनपीओ। कहाँ है दर्शन, कहाँ की है? अच्छा, अकोला में अब ऐसे कितनी ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपको गूगल पे मिल जाएगा। देखो इधर, नेम ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज इन अकोला महाराष्ट्र। देखो ये रहा, बुल्डाना अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटी, एक मिनट, लोकहित अर्बन कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, निशांत मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, द शेगांव श्री अग्रसेन प्रतिष्ठान, जो भी है। और आपको उसकी एड्रेस भी चाहिए, तो एड्रेस भी है साथ में। ये सब कोऑपरेटिव सोसाइटी है, दिख रहा है तुमको? वाशिम, ये इधर है इनकी ब्रांचेस, इधर है बेटा उनकी ब्रांचेस। हाँ, निशान सहकारी ग्रामीण पद, ये भी कोऑपरेटिव सोसाइटी में आती है। निर्मल मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव, हाँ देखो ये रहा, ये क्रेडिट स्टोर है। ये देखो यहाँ पे सिर्फ चीजें मिलती है। हाँ, अब वो आपको विजिट करना पड़ेगा। ये निशांत वाला तो मैंने देखा है, मल्टी स्टेट। ओके, अभी एनपीओ देखना है। अकोला क्रिकेट क्लब है, अकोला क्रिकेट क्लब। नेम ऑफ एनपीओ इन अकोला महाराष्ट्र, ये रहा। एक मिनट, लिस्ट ऑफ एनपीओ इन अकोला महाराष्ट्र। एक मिनट, अस्तित्व फाउंडेशन, ये सारे एनजीओ भी एनपीओ में आते हैं ना भाई। हाँ, नहीं बताया कल जब वो बताया मैंने तुम्हारा, वो जिसको तुम मानते भगवान, वो भी एनपीओ में आते, तो ट्रस्ट। हाँ, अरे बताया था तुमको मैंने। अच्छा, एक और बात सुनो, एक मिनट, थोड़ा मैं इसके ऊपर बैठो। बॉयज, आपको मालूम है
एक मिनट, आप जिस भी गुरु को मानते हो, जिस भी आप एक होगा ना आपका फॉलोअर, मतलब जिसको आप फॉलो करते होंगे, क्या है रे, ये अगाऊपंथी बंद करो, 2 मिनट यहां पे ध्यान दो। देखो इधर, आपको बता दूं मैं, एक सेक्रेटरी ऑफ एनपीओ का टाइटल इतना बड़ा होता है जितना तुम सोच भी सकते नहीं। ध्यान दो, आपको पता है, जैसे आप अगर कोई गुरु को मानते होगे तो वो गुरु पूरा नेशनल वाइज अगर होगा, नेशनलाइज होगा पूरा, उनके नेशनल ब्रांचेस होंगी पूरे नेशन में, तो उनके नेशन के ब्रांचेस को कमांड एक हेडक्वार्टर से होता है। जैसे आप देखो अभी कुछ लोग वो राधा स्वामी जी को मानते हैं, ओके, तो उनका मेन हेडक्वार्टर ब्यास है, पंजाब में ब्यास है, वहां पे आता है। सुनो, तो आपको बता दूं, जो भी शेड्यूल है, जो भी शेड्यूल आपको मालूम है कि वो जो रिप्रेजेंटेटर है, कौन, जिसको आप भगवान गुरु, मतलब गुरु का टाइटल देते हैं अपन लोग, उसका पूरा प्रोग्राम शेड्यूल साल भर का जो लिस्ट ऑफिशियल बनती ना, वो भी उस ऑर्गेनाइजेशन का सेक्रेटरी करता है। ऐसा उसका टाइटल कितना बड़ा है। और आपको बता दूं, वो बाबा जी, वो जो जिनको तुम मानते हो गुरु, उनके सेक्रेटरी नहीं होते, वो उस ट्रस्ट के लिए सेक्रेटरी काम करते हैं। वो उनके सेक्रेटरी नहीं है, वो ट्रस्ट के सेक्रेटरी है, जो ट्रस्ट में एसोसिएट है, जिनको रिप्रेजेंटेटिव बना के, मतलब वो लोग पूरा प्रोग्रामिंग करते हैं और जो एक संदेश है पहुंचाना चाहते हैं। आप सबको समझा रहे हैं। आपको मालूम है, कोई भी शेड्यूल ऑफिशियल लिस्ट जो आती है, लिस्ट शहर में, जैसे अभी देखो अपने अकोला सिटी में कोई धर्म गुरु आ रहा होगा इधर, तो वहां का ट्रस्ट, जो जिस ट्रस्ट से वो बिलोंग करता है, उनका अगर यहाँ पे हेडक्वार्टर होगा, हेडक्वार्टर, इस ब्रांच के हेडक्वार्टर के सीनियर को ऑफिशियल लेटर आता है, कहां से, उनके ट्रस्ट के सेक्रेटरी से, ट्रस्ट के, वो पर्सन के नहीं जिनको आप गुरु मान रहे हो, उनका पी अलग होता है, ये उस ट्रस्ट से बिलोंग करता है, वो उनके लिए काम नहीं करता। सिर्फ सुनो, एक सेक्रेटरी ऑफ एनपीओ वो गुरु के लिए काम नहीं करता, उनके पर्सनल अफेयर उनका पीए संभालता है। भाई उनकी स्पीच लिखना है, वो उनका पीए लिखेगा, उनको जो बोलना है सक्सेस होना है, वो उनका पीए लिखेगा। लेकिन ये इनका काम है कि पूरे ट्रस्ट के मैनेजमेंट को संभालना, यानी उनका शेड्यूल कहाँ रखना है। इवन आपको पता है, वो रिप्रेजेंटेटिव जिनको आप गुरु बोलते हो ना, वो उनका शेड्यूल कौन तय करता है, वो ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी, और उनको फिर वहां पे जाना पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल, अभी आज मुंबई में इवेंट है, तो मुंबई के इवेंट के लिए वो सेक्रेटरी ऑफिशियल लिस्ट बनाएगा कि ये तारीख को ये इवेंट है, और उनको फिर रिप्रेजेंटेटिव जाना ही पड़ेगा वहां पे ट्रस्ट के लिए, क्योंकि सभी लोग ये ट्रस्ट के लिए काम कर रहे हैं। तो उसका ओहदा इतना बड़ा होता है, वो पूरा मैनेजमेंट संभालता है। इवन आपको बता दूं मैं, जो धर्म गुरुओं का सत्संग होता है ना, जिसको भी आप मानते हो अपने अपने गुरुओं को, उनका प्रोग्राम, इवेंट, हम सत्संग, आप सत्संग बोलते हैं, हम उसको मैनेजमेंट इवेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इवेंट। कोई बुरा नहीं मानना, हम लोग मैनेजमेंट वर्ड्स यूज कर रहे हैं और कुछ नहीं, प्रैक्टिकल बेस्ड बातें कर रहे हैं। तो जो इवेंट होता है ना, इवेंट क्या होता है, वो इवेंट का पूरा एजेंडा इवन वो सेक्रेटरी ऑफ एनपीओ भेजता है उस ऑर्गेनाइजेशन का ट्रस्ट। एक मिनट, इतनी आवाज आ रही है पीछे, आप क्या कर रहे हो दोनों में से? तो उनको शांत करो ना बच्चों को, नहीं तो भेज दो घर पे बोलना। हाँ, 2 मिनट यहाँ पे ध्यान दो। आपको बता दूं, जैसे अभी देखो, जिनको मैं मानता हूं, मतलब देखो मैं क्यों बता रहा हूँ सब चीजें, इसका ओहदा बहुत बड़ा होता है। ऑर्डिनरी वर्क्स, कॉन्फिडेंशियल वर्क क्या क्या आएंगे, ये आपको दिमाग में बैठेगा फिर। अब 2 मिनट ध्यान इधर देखो, इधर। हाँ, अब यहाँ पे आप देखो, जैसे कोई टूर निकलता है, आपको जो ये गुरु होते हैं ना, ये स्टेट बाय स्टेट टूर निकालते, टूर। जैसे महाराष्ट्र टूर निकाला तो पूरा महाराष्ट्र के जहां से सेंटर होंगे वहां वो करते, पूरा प्रोग्रामिंग करते। तो वो टूर का पूरा एजेंडा वो निकालते हैं, कौन?
उस ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी, वो गुरु का सेक्रेटरी नहीं, वो ऑर्गेनाइजेशन का। और जिस उस ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी ने जो टूर निकाला है वो गुरु को भी वहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि ये सब लोग एक कॉमन पर्पस के लिए काम करते हैं, मानवता के लिए। तो गुरु को पता है कि ये लोग ये अपने हित के लिए काम नहीं कर रहा, ये पूरे उस ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है। तो जो उसने मैनेजमेंट रखा है हमको उसको सम्मान करना ही, और फिर वो गुरु वहां जाके अपना प्रवचन देते हैं। एक मिनट, अब मैं जाना नहीं। और मैं आपको बता दूं कि जिस गुरु का जो प्रोग्रामिंग है उसमें इवन एक चेयर से लेकर चेयर, यानी जो जहां पे वो गुरु बैठेंगे वो तक के स्टेज कितनी ऊंचाई पे चाहिए, वो तक के पूरा ग्राफ आता है उसके सेंटर वाले हेड के पास, वो है उस ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी से। आप देखो, अगर मैं राधा स्वामी ट्रस्ट की बात करूं तो राधा स्वामी ट्रस्ट ब्यास जो मतलब हम बात करते हैं, सिंधी कम्युनिटीज मैक्सिमम लोग मानते हैं, और बाकी लोग कम्युनिटी कौन से मानते हैं मेरे को पता नहीं है। तो हाँ, तो राधा स्वामी ट्रस्ट के जो इवेंट होते हैं वो इवेंट का सेंटर कौन सा रखा है, वो भी वो ब्यास से ही हेडक्वार्टर से उसका सेक्रेटरी तय करता है कि पूरा शेड्यूल कैसे करना है ईयरली। और इवन आपको बता दूं मैं, इवेंट के 2 दिन पहले वो आते हैं और देखते हैं, वेरिफिकेशन करने के लिए, इंस्पेक्शन करने की जो एजेंडा से हमने बुलाया है वो एजेंडा प्रॉपर है कि नहीं। अगर नहीं रहा उनको तो वो रिप्रेजेंटेटिव को आने देते ही नहीं, भाई नहीं, ये अलाउड नहीं है, ये सेफ पोजीशन नहीं है, ये प्रॉपर एजेंडा नहीं है हमारे इवेंट करने के। आपको सुना रहा है? और आपको बता दूं, जितना जैसे अभी आप लोग गुरुओं के पास जो बड़ी बड़ी गाड़ी होती है ना, वैसे ही उनको ही सेम क्वेश्चन दी जाती है, क्योंकि ये पूरा मैनेजमेंट संभाल रहे हैं। इतना बड़ा क्वेश्चन होता है। सोचो, एक जैसे राधा स्वामी ट्रस्ट ब्यास है, ये राधा स्वामी ट्रस्ट ब्यास का हर एक सेंटर, हर एक इसमें सेंटर है सिटी में। इतने बड़े ट्रस्ट को, इतने बड़े नेशनलाइज लेवल को सिर्फ एक पर्सन चला रहा है, वो है सेक्रेटरी ऑफ दैट ट्रस्ट नोन एज एनपीओ, सेक्रेटरी ऑफ एनपीओ। अब वो पर्सन का मैनेजमेंट सोचो कितना बड़ा होगा, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होगा, उसका औहदा क्या हुआ होगा। नेक्स्ट टू जो गुरु है ना, नेक्स्ट टू लेवल पे वो आता है, गुरु के बाद उसी की पोजीशन होती है, पूरा फाइनेंस तक वो संभालता है। कौन सा लैंड लेना है, कहां वो संगठन का ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, ब्रांच बनानी है, वो भी वो सेक्रेटरी तय करता है, वो बाबा जी नहीं तय करते। आप देखो, अगर कोई नया सेंटर बनना है तो सेंटर का लैंडिंग कॉस्ट क्या रहेगा, परचेसिंग कॉस्ट क्या रहेगा, ये पूरा तय करता है सेक्रेटरी। और सेंटर के हेड को पूरे ऑफिशियल का रिटर्न कम्युनिकेशन होते हैं वो ट्रस्ट के सेक्रेटरी से आते हैं। समझा क्या आपको? क्लियर? समझा क्या? जैसे यहाँ पे देखो, अकोला में कोई आते हैं जो जिसको आप मानते होंगे, अपने अपने जो भी होंगे गुरु, तो वो एक ट्रस्ट से बिलोंग करते हैं, और वो ट्रस्ट का सेक्रेटरी को हम बोलेंगे सेक्रेटरी ऑफ एनपीओ। अब वो उनके पर्सनल अफेयर संभालते हैं गुरुओं की नहीं, वो उस ट्रस्ट को देखता है सिर्फ, उसका काम है वो ट्रस्ट को आगे बढ़ाना। समझा? क्लियर? पक्का? तो हाँ बोलिए। कॉन्फिडेंशियल वर्क शेयर नहीं करेंगे, टाइटल तो देंगे, टाइटल सिर्फ जैसे बोलेंगे आई एम डूइंग अकाउंटिंग वर्क्स, बस इतना कॉन्फिडेंशियल वर्क है। उस आपको कॉन्फिडेंशियल वर्क में ये नहीं बताएंगे वो लोग कि क्या क्या, लेकिन हेड तो देंगे, हेड बताओ भाई, अंदर का काम मत बताओ हमको, सब हेड बताओ। या उससे पूछना ही क्यों है तुमको उससे कॉन्फिडेंस पूछना नहीं, कोई भी 2 वर्क पूछना है, उसने बताया तो बताए, वो हम तय करेंगे कौन सा कॉन्फिडेंस कौन सा। क्लियर? चलिए, हैव अ नाइस डे, टेक केयर। कल मैं सबसे इंपॉर्टेंट बनने वाला हूं, आईएएस ऑफिसर किसको बनना है, उसके लिए कल की अपॉर्चुनिटी है, वो है सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, कल पढ़ाने वाला हूं।